पे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, ऑलमोस्ट ओवर हो गए। ये न्यूमेरिकल्स जो काम काम के मेन मेन न्यूमेरिकल्स है, मैं वही आपको करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नहीं, और वो न्यूमेरिकल्स आपके इन मेजर न्यूमेरिकल्स को ब्लंडर डाल सकते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं करते तो बेहतर होता है। तो हमने न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 2 में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था वो ये है आपके सामने। प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये आपको एक वेरिफिकेशन है। इसमें आपने साबित ये करना होता है कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड लो खाली, तो वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। छोटी सी वेरिफिकेशन थी, आपको करा दी थी। उसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको दो वेक्टर दिए हुए होते हैं, दोनों वेक्टर आपको आई जे के की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल थ्री कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। तो आपको दो वेक्टर दिए हुए होते हैं और आपको इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना होता है। एंगल आप इन दोनों के दरमियान किससे मालूम करते हो? इस फॉर्मूले को याद रख लो। ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा। जिसमें ये थीटा मालूम करना होता है। किस तरह हुआ हुआ है ये न्यूमेरिकल, आपको सॉल्व कराया था, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप। काम का न्यूमेरिकल था, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसके बाद जो तीसरा न्यूमेरिकल हमने किया था वो ये था, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन हमें मालूम करना है जो बी की डायरेक्शन में है। ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन होता है ये हमें डॉट प्रोडक्ट में मिलता है। तो इसमें भी हमें डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना होता है। ये इसका फॉर्मूला है आपके सामने, ये लिखा हुआ। प्रोजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, डिवाइड कर दें उसको आप बी के मैग्नीट्यूड से, तो आपको दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी आपको मैंने करा दिया था, इसमें भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। उसके बाद ये वाला वेक्टर, ये वाला न्यूमेरिकल है जी चौथा। देखें आपके सामने ये सॉल्व हुआ हुआ है, ये सॉल्व हुआ, अबे भाई हाँ, ये सॉल्व हुआ हुआ है, ये मैंने करा दिया था। लेकिन इसके साथ एक बस आप कह सकते हैं ब्लंडर हो गया था, वो ये कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दौरान मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। तो आपको जो पिछली रिकॉर्डिंग मैंने सेंड की थी वो यहाँ तक है। इस तीसरे न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा दिया था, यहाँ तक की आपकी वो रिकॉर्डिंग थी। फिर जब मैंने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। अब उस वक्त मुझे याद नहीं है, शायद एक या दो स्टूडेंट थे, शायद उन्होंने देख लिया होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। लेकिन बाकी लोगों ने जो उस क्लास में एब्सेंट थे, उन्होंने ना इसको देखा और ना वो इसको अब दोबारा रिवाइज कर सकते। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है। लिहाजा हम ये करते हैं जी, इस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अब रिकॉर्डिंग भी हो जाए इसकी, एक हमारे पास यानी कि एक आप कह सकते हैं एक सबूत भी हो जाएगा हमारे पास। और जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी उनके लिए ये हो जाएगा, और जिन्होंने ये न्यूमेरिकल देख लिया था तो उनके लिए ये रिवाइज में आ जाता है कैटेगरी में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत आता है, ठीक है जी। तो ये हम चौथा न्यूमेरिकल है, इसको ज़रा वाइंड सफाई कर लेते हैं, ज़रा झाड़ू फेर दें, उसके बाद फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अरे भैया इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो झाड़ू फेरने में मेरा काम हो जाएगा। पता नहीं लोग कैसे झाड़ू लगाते हैं घरों में। अरे भैया चल, हाँ जी। तो हमने अब तक इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए जी। तीनों में ज़रा फ़र्क रखिएगा, बात औकात आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना था। तीसरा जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको प्रोजेक्शन मालूम करना था। अब चौथे न्यूमेरिकल में आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है। सवाल देखें लिखा हुआ है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आपने मालूम करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है जी। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक है ए, एक आपको डिटेल दी हुई है जी, वही तीन कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। पहला कंपोनेंट हो गया 2i, दूसरा कंपोनेंट हो गया -6j, तीसरा कंपोनेंट हो गया -3k। ये पहला वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर बी के नाम से आपको दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? 4i प्लस 3j माइनस के। ये दो वेक्टर्स आपको दिए हैं। अब सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर ये दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन बना लें,
और प्लेन आप जानते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो ये आपके पास जी एक वेक्टर हो गया बी, और ये एक वेक्टर हो गया आपके पास ए। ठीक है, अब ये इन्होंने मिलके एक प्लेन बना लिया। प्लेन से मुराद होता है कि आप सपोज कर लो ये कागज पर है, अगर आपने इसको ड्रॉ किया हुआ तो वाकई में कागज पर ड्रॉ किया हुआ होगा ना। आप जब इसको ड्रॉ कर रहे होगे आप तो काम कागज पे कर रहे होगे, तो कागज पे आपने ड्रॉ किया हुआ तो ये प्लेन ही बन गया आपके हिसाब से। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा जी, ऐसे बाहर निकलती हुई लाइन, बाहर निकलती हुई। ये क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है आपने, याद आ गया होगा आपको कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स मिलते हैं एक प्लेन बना लेते हैं तो फिर उनका जो आंसर होता है वो एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा क्रॉस प्रोडक्ट का मामला है। इसका मतलब है हमें ए और बी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आपने देखनी होगी तो वीडियो देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई है काफ़ी डिटेल में। तो ये ए और बी दो वेक्टर हैं जिन्होंने मिलकर एक प्लेन बनाया हुआ है। हमें क्या कह रहे हैं जी, इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब हम जानते हैं कि ए और बी जो प्लेन है इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ये सी कहलाता है, जो कि आपको कैसे मिलता है, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से ये आपको वेक्टर मिलता है ना। ये सब मैंने आपको बताया था, राइट हैंड रूल, ये डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है। तो अगर ए और बी दो वेक्टर है, इन दोनों ने मिलके ये एक प्लेन बनाया हुआ है, तो इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिसका एंगल 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, वो वेक्टर जो है वो सी होता है, और उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हो, यानी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। आपको इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। लिखा हुआ ना, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको ये जो सी वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो हम लिख देते हैं जी, हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ठीक है जी, उसके लिए हमें पहले ये सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। हम पहले सी वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, दोनों ने मिलकर एक प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं सी वेक्टर। हमें उस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले आपको सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप सी वेक्टर कैसे निकालते हो जी, क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए। सी वेक्टर आपको कैसे मिलेगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको 2-3 क्लासेस में बार बार रिपीट किया है। 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओगे आप, 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओगे। पहला कॉलम होगा आई, दूसरा कॉलम होगा जे, तीसरा कॉलम होगा के। अब आप इस 3 कॉलम के मैट्रिक्स में पहली रो पर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखोगे। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है जी, ये देखें, ये लिखे हुए। आई कितना है 2, जे कितना है -6, के कितना है -3। यहाँ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ गए। और दूसरी रो पे आप दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखेंगे। बी वेक्टर में आई कितना है 4, जे कितना है 3, के कितना है -1। ये आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, मुश्किल नहीं है, आसान होता है जी। आपको मैंने इसलिए 2-3 दफ़ा इसको पहले करवाया था क्योंकि मुझे पता है ये न्यूमेरिकल्स में आता है। तो आपने क्या किया, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाया। 3 कॉलम के नाम क्या रखे, आई जे के। ऊपर आपने ए की वैल्यूज रख दी, बी में बीच में आपने या नीचे आपने बी की वैल्यूज रख दी। अब आप क्या करते हो जी, डिटर्मिनेंट निकालते हो। किस किस के, आई जे और के, तीनों के डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। आई का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जे का भी और के का भी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप आई का डिटर्मिनेंट निकाल रहे होगे तो अपने इस मैट्रिक्स में से आई को हटा देना, क्योंकि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, इसलिए करना ही नहीं है, बेकार है, 0 आंसर आना है तो करना ही नहीं है। तो अब हम आई का डिटर्मिनेंट बनाने जा रहे हैं। एक मिनट, इरेजर की। हाँ जी, अब हम आई का डिटर्मिनेंट बनाने जा रहे हैं। तो आई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम अपने इस मैट्रिक्स में से खाली 2 कॉलम लेंगे, जे और के। जे क्या है जी -6 और 3, के क्या है -3 और -1।
डिटर्मिनेंट में आप क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, -6 मल्टीप्लाई हो गया -1 से, बीच में आता है साइन माइनस का, फिर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ये हो गया आई की वैल्यूज आ रही है, आई का मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह आप जे निकालोगे, अब इसी तरह आप जे निकालेंगे जी। जे के लिए हम -j लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, आई प्लस के प्लस जे माइनस। अब जे के लिए जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसमें से जे हटा देंगे, सिर्फ आई और के की वैल्यूज लिखेंगे। आई हमारे पास है 2 4, के हमारे पास है -3 -1, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 से, माइनस साइन आता है डिटर्मिनेंट में, फिर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, -3 मल्टीप्लाई हो गया 4 से। ये हमारे पास जे की वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, अब आप क्या लिखोगे, प्लस के। अब के का जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपने इस मैट्रिक्स में से के हटा देना है, सिर्फ आई और जे लिखना है। आई और जे लिखा, आई की वैल्यू कितनी है 2 और 4, जे की वैल्यू कितनी है -6 और 3। क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए जी 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, फिर माइनस साइन आता है डिटर्मिनेंट के अंदर, और फिर -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, -6 मल्टीप्लाई हो गया 4 से। ये आपने के मैग्नीट्यूड बना लिया। तो ये मुश्किल स्टेप होता है बाज़ लोगों के लिए, ये मुश्किल स्टेप होता है। तो दोबारा देखिएगा, आई जे के मैंने कैसे लिखा हुआ, आई प्लस के भी प्लस जे माइनस, जे हमेशा माइनस में रखिएगा, आई और के को प्लस। अब जब आप आई के मैग्नीट्यूड्स लो तो आई हटा दो, जे और के का डिटर्मिनेंट निकाल लो। जब आप जे का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप जे हटा दो, आई और के का डिटर्मिनेंट ले लो, और जब आपको के का लिखना हो तो आप के हटा दें, आई और जे का डिटर्मिनेंट। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें जी। देखें जी, यहाँ पर ये -6 और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस का। इधर आए जी, साइन चेक करें, 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9। ठीक है जी, साइन साइन से, नंबर नंबर से। इसी तरह ये -j अभी आप ऐसे ही लिखें, -j अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें खाली प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2। इधर देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस के, अंदर की वैल्यू ब्रैकेट को सॉल्व करते पहले, 2 3 जा 6, 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24। ये आपने प्योर मैथमेटिक्स की है जी, आपको आती होगी मैथमेटिक्स, मैट्रिक में तो बहुत पढ़ी है। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करा, दोबारा देखा थे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 जा 6, ये आ गया प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, तो ये आ गया प्लस का 9, माइनस जे एज इट इज आ गया, ये माइनस जे एज इट इज आ गया। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, ये देखें माइनस का 2। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12, तो ये माइनस का 12। इसी तरीके से ये 6, ये 24। अब आप सॉल्व करें जी, मजीद ब्रैकेट को 9 और 6 प्लस करें, 15 हो जाता है, माइनस जे, यहाँ पे माइनस होगा जी क्योंकि अपोजिट साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 2 माइनस कर दें, 10 बच जाएगा, बड़ा साइन प्लस का, प्लस के, 6 और 24 को ऐड कर दें 30। अब आप इसको सही तरीके से लिख दें, 15i, ये माइनस 10j प्लस 30k, ये आपके पास सी वेक्टर आ गया। ठीक है जी, सी वेक्टर आपने निकाल लिया, इजी होता है, बस आपको वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लाई तो आसान है। अब आपने सी वेक्टर निकालने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा जी, आपने सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी, सी के मैग्नीट्यूड को हम खाली सी से लिखेंगे, एरो नहीं लगाएंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तीनों कंपोनेंट्स जो है ना, आई जे के, इनका स्क्वायर लेकर प्लस करके रूट लगा दो। ठीक है जी, तो हमने ये सी वेक्टर निकाल लिया, अब हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। मैग्नीट्यूड में आप पहले आई का जो मैग्नीट्यूड है 15, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस साइन, फिर जे का जो मैग्नीट्यूड है -10,
उसका स्क्वायर करेंगे, फिर के का जो मैग्नीट्यूड है +30 उसका स्क्वायर करेंगे और आखिर में रूट निकाल लेंगे। ये भी फार्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। अब आप करें जिसको सॉल्व, 15 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 225, लेट मी चेक। हाँ 225 हो जाता है ये, 225 प्लस, तो 10 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 100 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर जो होता है वो प्लस भी हो जाता है, तो माइनस साइन आप इग्नोर कर दिया करें स्क्वायर में क्योंकि वो प्लस होता है। जबकि 30 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 900। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 900, ये 1225, 1225। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो लें, अगर नहीं निकलता तो छोड़ दें, स्क्वायर रूट मत लीजिएगा अगर नहीं निकलता, क्योंकि मैंने आपको कहा इसकी सिंप्लीफिकेशन इतनी मायने नहीं रखती। 1225 का स्क्वायर रूट होता है, अरे वाह 35। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास था कंप्लीट वेक्टर और ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, ये उसका फॉर्मूला है जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट वेक्टर को डिवाइड कर दिया जाता है मैग्नीट्यूड से, ठीक है जी। तो कंप्लीट वेक्टर आपके पास क्या है, 15i माइनस 10j प्लस 30k, ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपके पास 35, तो 35 से अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हर नंबर को 35 से डिवाइड कर दो, हर नंबर को आप 35 से डिवाइड कर दो, तो 15 भी डिवाइड हो जाएगा 35 से, आई लिख दिया, माइनस 10 भी डिवाइड हो जाएगा 35 से, जे एज इट इज लिख दिया, प्लस 30 भी डिवाइड हो जाएगा 35 से, के एज इट इज लिख दिया। तो ऐसे डिवाइड किया जाता है, हर नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। अब ये कट रहा है जी, इसको काटे, 5 के टेबल से काटे, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, क्या बचा 3/7। इसको काटे जी, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, क्या बचा -2/7j। इसको काटे, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, क्या बचा 6/7। ये आंसर हो गया, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर अगर आपके पास सवाल आए ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए और बी, तो सबसे पहले आप सी वेक्टर, पहला स्टेप क्या होगा, सी वेक्टर निकालोगे आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको सी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, कैसे, स्क्वायर करके, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, सेट का, ठीक है, वही आई जे के स्क्वायर। और फिर यूनिट वेक्टर आप निकालोगे कैसे, कंप्लीट वेक्टर को डिवाइड करके मैग्नीट्यूड से। तो ये आपके पास था जी चौथा सवाल, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, सबसे ज़्यादा ये आ रहा होता है। अब तक जो 4 सवाल आपने किए हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी। अब हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो इतने आते तो नहीं है, लेकिन एक आध दफ़ा कभी आए हो। ये 4 जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए ऊपर, ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अब हम एक दो ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभार आ गए तो ठीक है जी, कभी कभार आ भी गए, एक आध दफ़ा आए। तो हम जरा उन न्यूमेरिकल्स में से मैं देखता हूँ जी, कुछ एक आध अच्छे से न्यूमेरिकल्स निकाल लूँ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं। टू वेक्टर्स of 6,000 unit each applied at a same point, the angle between them is 60 degree. Calculate resultant।
ये जी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो असल न्यूमेरिकल तो वो पिछले 4 न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको कराए। ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं जी, एक आध दफ़ा पिछले 10 साल 12 साल के अंदर एक आध दफ़ा आए हैं, तो इनको भी अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं जी 2 वेक्टर्स ऑफ 6000 यूनिट्स। 2 वेक्टर्स है आपके पास 6000 यूनिट्स ईच का, मतलब हो गया हर वेक्टर 6000 यूनिट का है। अब यहाँ यूनिट न्यूटन भी हो सकता है, किलोग्राम भी, तो यूनिट का तो हम इतना कोई जहन में रखते भी नहीं है, तो यूनिट बेकार होगी बात। तो हमसे कहना है 2 वेक्टर है 6000 यूनिट के, तो हम एक को नाम दे देते हैं ए का। ए आपके पास कितना है 6000, और एक वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी का, और बी भी कितना है आपके पास 6000। ठीक है, अप्लाइड एट अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, यानी अगर आपका एक वेक्टर ए ये वाला है तो दूसरा वेक्टर भी इसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। कैलकुलेट द रिजल्टन, आपको इन दोनों का रिजल्टन मालूम करना है। रिजल्टन में कंप्लीट वेक्टर भी हो गया, यूनिट भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई, तीनों चीजें मालूम होंगी। ठीक है, तो इस सवाल में आपके पास 2 वेक्टर है और दोनों के दरमियान एक एंगल दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, मतलब यही एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करना है। अब आपने वेक्टर की एडिशन के 4 तरीके पढ़े, हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम वाला रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, और रिजल्टेंट वेक्टर। आपकी मर्जी है, आप इसको जिस मेथड से भी चाहे सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो हेड टू टेल रूल के जरिए इसकी डायग्राम्स ड्रॉ कर करके कर लें, वो भी सही होगा। रिजल्टेंट वो आप एनालिटिकल लगाना चाहें वो भी सही होगा। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला भी लगा दें। मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले मेथड से करता हूँ। ठीक है, तो मैं जो मेथड अपना रहा हूँ वो है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले मेथड से मैं करता हूँ इसको। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में हमें जो वेक्टर्स दिए हुए होते हैं, भले एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि हमें उन तमाम वेक्टर्स के एंगल भी चाहिए होते हैं। यानी आपको एंगल ए का भी एंगल चाहिए, उसको आप कहोगे थीटा 1, और एंगल बी का भी चाहिए होगा, उसको आप कहोगे थीटा 2। लेकिन सवाल में आपको एक एंगल दिया हुआ होगा। अक्सर आपको अगर 2 एंगल दिए हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है जी, एक एक का हो गया, एक एक का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, अक्सर आपको वो एक एंगल दे देते हैं, वो एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो अगर आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये आपको एंगल दिया हुआ है ये वाला, और देखा जाए तो ये एंगल बी का बन रहा है। तो ये जो आपको एंगल दिया हुआ होता है ये एक्चुअल में बी का होता है, और ए का एंगल क्या होगा, कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि ए आपका एक्स एक्सिस पर है, कोई एंगल नहीं बन रहा है ए का। तो सिंपल सी जबान में अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से कर रहे हैं, 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है लेकिन उनके दरमियान का एंगल दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि वो बी का है। वो एंगल किसका है, बी का। और ए का कितना कर दोगे आप, नहीं दिया हुआ, जीरो। ए का एंगल कितना कर दोगे आप, जीरो। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करते हैं जी, 2 वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालना है, आपको दोनों वेक्टर के एंगल नहीं दिए हुए, एक दिया हुआ है, तो आप उसको बी, वेक्टर बी का एंगल बना दें, और वेक्टर ए के एंगल को आप कहते हैं जीरो। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में। हम सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ मैं ए के कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ मैं बी के कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है जी, 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं, ए और बी, दोनों के कंपोनेंट्स बना लो। तो पहले हम ए के कंपोनेंट बनाते हैं। ए का जो पहला कंपोनेंट बनेगा वो कहलाता है ए एक्स। वो कैसे आप निकालते हो, ए कॉस थीटा, और इसका थीटा कौन सा है, थीटा 1। इस फॉर्मूले से आप ए का पहला कंपोनेंट निकालोगे। ए की वैल्यू आपके पास 6 है जी, 6000 मल्टीप्लाई बाय कॉस, और थीटा 1 आपके पास है 0। कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, वो तो बेकार है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, इसको तो आप लिखोगे भी नहीं, लिहाजा 6000 इज द आंसर। यह आपने पहला कंपोनेंट